अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है और पूरे पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान मोनूमेंट में भी तकरीब हुई और इस तकरीब में इस दिन को जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है और साथ ही साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने GHQ में खिताब किया। उनकी जानिब से कहा गया कि ये जंग 2 मुल्कों की जंग नहीं बल्कि 2 नज़रियात की जंग थी। मार्का हक में कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है और पाकिस्तान एक इमर्जिंग मिडल पावर के तौर पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान एक बड़ी जंग में ज़ाहिर है मीडिएटर का किरदार भी अदा कर रहा है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को लेकर भी साथ साथ चल रहा है और ऐसे में एक मुस्बत पेशरफ्त ये हुई है कि ईरान की जानिब से अपना जवाब पाकिस्तान के ज़रिए भिजवा दिया गया है। ईरान ने कहा है कि इस मरहले पर मुज़ाकरात जंग के ख़ात्मे पर मरकूज़ होंगे। इसमें क्या डेवलपमेंट होगी, इस मामले पर प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे मार्का हक में कामयाबी के बाद मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को क्या फ़ायदे मिले हैं और पाकिस्तान की मईशत आगे जाके कितनी मुस्तहकम हो सकती है, इस मामले पर बात करेंगे। नाज़रीन, मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान सिर्फ एक इलाकाई रियासत नहीं बल्कि इमर्जिंग मिडल पावर के तौर पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान को इस पूरे साल में जो कामयाबियां मिली उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब, दिफाई तज्जियाकार हैं। साजिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान ने मई 2025 के बाद बहुत सी कामयाबियाँ समेटी हैं। आपने सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा भी आपके सामने है, हमारा दिफाई मुआहदा हुआ। उसके अलावा भी पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में एक रिलायबल पार्टनर, रिलायबल प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसका आगाज़ पिछले साल मार्का हक से हुआ, बुनियाद मरसूस से हुआ। अल्लाह ताला ने जो हमें कामयाबी अता की एज ए नेशन, जिसमें हमारी मुसल्लह फ़ौज, हमारी सिविल हुकूमत, पूरी कौम जो थी वो वाकई बुनियाद मरसूस यानी शीशा पिलाई दीवार बनी हुई थी। और उसमें हमने देखिए सिर्फ जंग नहीं जीती, उसमें हमने बहुत से कुछ ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से दुनिया में हमारी इज्जत बनी। पहली बात तो ये है कि हमारे स्टेट मीडिया से लेके हमारे प्राइवेट मीडिया और हमारे सोशल मीडिया ने बड़ा बेहतरीन बिहेव किया। कहीं ऐसी दुनिया को वो रिपोर्टिंग नहीं की कि जिसके ऊपर बाद में शर्मिंदा होना पड़े। फिर हमारी जो फोर्सेस ने किया वो तो कमाल किया। उन्होंने एक ऐसी जंग में जो कि 4.5 जनरेशन की पहली इतनी बड़ी फ़ज़ाई जंग थी जिसमें 125 के लगभग जहाज़ फ्लाई कर रहे थे, उसमें शानदार कामयाबी हासिल की। और उससे जो पेस सेट हुई फिर बुनियादन मरसूस में तीनों मुसल्लह फ़ौज ने और पूरी कौम ने जिस तरह से इंडिया को एक ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, ये उसके साथ एक जो एड ऑन थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी एक अगर आप देखें कि जी हमने कहा जी हमारे कोई 20 जहाज़ और लॉक ऑन किए हुए तो हम शूट डाउन कर सकते हैं, लेकिन हमने रिस्ट्रेन किया। एयर चीफ ने बड़ा टाइमली डिसीजन लिया और ये भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का कि हम जितना एक हार्ड रिस्पॉन्स देना चाहिए था वो दिया, हमने उसको एग्जरेट नहीं किया। और ये चीज़ भी दुनिया में ये जहाँ पे कहा जाता था लोगों को, ये कंट्रीज यूरोपियन यूनियन या अमेरिका वगैरह कहते थे कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पता नहीं ये कितने सीरियस हैं कि इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। नहीं, ये सारी फैक्टर्स मिलके जो एक प्रेस्टीज बनी पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसकी वजह से है कि फिर नौबत एक ही साल के अंदर यहाँ तक पहुँच गई। एक साल क्या, आज 7-8 महीने में कि हम एक दुनिया की एक बहुत बड़ी जंग जो कि तीसरी वर्ल्ड वॉर का पेश खैमा कही जा रही थी, हम उसमें एक मीडिएटर बन गए, हमने जंग रुकवाई। अच्छा हमने जंग रुकवाई। अगर साजिद हबीब साहब, आप माशाल्लाह क्योंकि खुद जो है एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं, एयरफोर्स के सिस्टम को समझते हैं, तो सर ये कहा जाता है कि जैसे हमारे जो एयर चीफ हैं ज़हीर बाबर संधू साहब, जिस दिन इन्होंने कमांड संभाल ली थी उसी दिन उन्होंने टारगेट कर दिया था कि हमने राफेल को गिराना है और इस पे बहुत पहले काम शुरू कर दिया गया था। और यह भी कहा जाता है सर कि 150 किलोमीटर दूर तैयारों को गिराने के लिए उनके कमांड सेंटर को नकारा बना दिया और सारे सिस्टम को हमने इस मार्के के दौरान जाम कर दिया और उनका रडार से राब्ता भी ख़त्म कर दिया। सर, पाकिस्तान ने तारीख़ में पहली बार अपने मिसाइल भी सैटेलाइट के ज़रिए से लॉन्च किए, तो आप सर अपने तजर्बे की रोशनी में और इंफॉर्मेशन की रोशनी में ये सारा कुछ कन्फर्म करते हैं सर?
जी, बिल्कुल कंफर्म करता हूँ। देखिए, अब जंग वो डॉग फाइट से पुराने ज़माने की उससे निकल के टेक्नोलॉजी में इवन 2019 में जो एक मार्का हुआ था, जो भारत ने कोशिश की बालाकोट का बहाना करके, उसके बाद अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ। उसके बाद भी बड़ी तेज़ी से, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि चीफ मार्शल ज़हीर मियां बाबर जब आए हैं तो इन्होंने देखा, इनको ही न्यू इट कि मोदी ने बड़ा वो कहा हुआ है कि हमारे पास राफेल होता, तो फिर एक अच्छा कमांडर यही देखता है कि जिसके ऊपर बड़ा मान है, अगर उसको गिरा लिया जाए तो वो जैसे पुराने ज़माने में जंगें होती थी, बड़े बड़े पहलवान पहले आते थे, अगर वो पहला पहलवान ही ढेर हो जाता था तो पूरी फौज को शिकस्त हो जाती थी। कुछ ऐसे ही इन बेचारों के साथ इस हाईटेक दौर में 4.5 जनरेशन में भी इनके साथ वो गार के ज़माने वाला सलूक हुआ। इन्होंने फोकस किया सिर्फ अपने उसके ऊपर, लेकिन हमारे कमांडर्स ने और ऋषि मार्शल ज़हीर बाबर ने जिस तरह आके उन्होंने J-10 की 1 साल के अंदर इंडक्शन की। इंडक्शन सिर्फ वहां से उड़ा के लेके आना नहीं, अपने पायलट्स की ट्रेनिंग, पूरे वेपन्स की ट्रेनिंग, पूरे उनके इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग, और उसको पूरे सिस्टम में इंटीग्रेट करना। ये आप देखिए, हमारे मल्टीपल सिस्टम फ्लाई कर रहे थे जिसमें एवैक्स थे, कोई जहाज स्वीडन का बना हुआ था, कोई चाइना के थे, कोई अमेरिकी थे, कोई फ्रेंच थे। हमने सबको एक लिंक के जरिए इकट्ठा कर दिया, और उसके ऊपर हमारे साइबर वॉरियर जो इन्होंने एयरफोर्स ने तैयार किए, हैरानकुन है वो यंगस्टर जो वहां पे बैठे ये काम कर रहे थे। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे जो जैमर्स थे उन्होंने उनके जो दुश्मन के हमले थे उनको उसको रिपेल किया, और हमारे अपने जहाज़ों के लिए वो रास्ते बनाए जिनकी वजह से PL-15 भी जाके लगे, और बाद में अगले दिन JF-17 भी हमारे जो अकलौते 2 जहाज़ जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया वो भी किया। तो मुझे तो इंतहाई खुशी हुई है कि हमारी एयरफोर्स ने हमेशा की तरह मैं कह सकता हूं कि परफॉर्म किया और सर, आउटस्मार्ट दुश्मन ने किया। जो जंगी अब हरबे देखिए इस्तेमाल किए, बिल्कुल आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक, साइबर अटैक्स किए गए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इस किस्म के जंगी हरबे दुश्मन ने इस्तेमाल किए और पाकिस्तान ने तमाम हरबे नाकाम बना दिए, और इस पे ज़ाहिर है भारत भी बहुत सरप्राइज था। फिर अभी ये भी कहा जाता रहा कि 7-8 मई के सुबह इनके DGMO भारत के जो थे उन्होंने फ़ोन कॉल की कि हमने सिर्फ दहशतगर्दों की जो तनसीबात थी उनको निशाना बनाया, हमने कोई फौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया, जो कि झूठ था ज़ाहिर है। तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान की दिफाई ताकत देखकर भारत काफ़ी हद तक डर चुका था 7-8 मई की सुबह। देखिए, वो जो मकबूजा कश्मीर में सफेद झंडे लहराते तो सारी दुनिया ने देखे। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारी जो जमीनी अफवाज है उन्होंने जिस तरीके से उनको दंदान शिकन जवाब दिया, तो वो अपने मकबूजा इलाके में जो उनके कब्जे में अपने मोर्चों में बैठे हुए झंडे हिला रहे हैं, तो इसका मतलब इससे ज्यादा शिकस्त का क्या एक बिल्कुल। निशानी होगी जो उन्होंने की है। ये तो जमीन पे हो रहा था। विक्रांत का याद कर लीजिए, वो 400 नॉटिकल माइल दूर खड़ा था, उसको काफी आगे आना चाहिए था अगर वो अपना जो सिस्टम उसके पास है कराची पे अटैक करना था। 1 नॉटिकल माइल आगे नहीं आया, क्योंकि हमारी नेवी ने जो जिस तरह समंदर में पोजीशन संभाली हुई थी उसको वापस जाना पड़ा। अच्छा तो सर, हवा में जो तो फिर सर ये जी। बताइएगा कि फील्ड मार्शल जिस तरह से अपनी गुफ्तगू में कई बार पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहदे का भी जिक्र कर चुके हैं, और हरमैन शरीफैन की हिफाजत हो या पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हों, उसका वो हमेशा से बड़ा जिक्र करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस मुआहदे की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हमें आवाम को उस तरह से नहीं पता। आप क्या समझते हैं इस मुआहदे से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और सऊदी अरब को भी फ़ायदा होगा? देखिए, जैसे फील्ड मार्शल कहते हैं वो तो पूरी कौम का ही है कि सऊदी अरब पे हमला जो है पाकिस्तान पे हमला होगा, बिकॉज हमारी एक इससे ज़्यादा क्या अटैचमेंट हो सकती है कि हमारे हरमैन जो है वो वहाँ पे हरमैन शरीफैन वहाँ के ऊपर है, उस धरती के ऊपर है। उस धरती से हमारे मज़हब की, हमारे दीन की इब्तदा हुई, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है वहाँ पे, और करोड़ों मुसलमान हर साल वहाँ पे विज़िट करते हैं। तो उसकी निशानी आप देख लीजिए। ये मुझे पहले से ही कुछ अंदाज़ा था कि जो MBS है इस वक्त करता धरता है सलमान मोहम्मद बिन सलमान, वो कहीं ना कहीं वो जो एक पेट्रो डॉलर का और एक जो चुंगल है ये अमेरिकी अड्डों का, इससे निकलना चाहते हैं। और उसके ऊपर आप देखिए कि जब ट्रंप साहब ने अपनी एक खूबसूरत मुरस्सा ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की जो मुख्तलिफ दुनिया के लीडरों के साथ, उसने जलती पर तेल का काम किया। लेकिन हमारा मुआहदा इस जंग से, ईरान की और इसकी जंग से पहले हो चुका था। बिल्कुल। वो एक पहली इंडिकेशन थी कि सबसे बड़ा मुल्क जो रीजन का है वो उससे निकल के वापस आना चाहता है। 80s में 70s में पाकिस्तान सऊदीया के ताल्लुकात मिलिट्री लेवल के ऊपर बहुत थे। तीनों फोर्सेस के लोग वहां पे जाते थे, उनको ट्रेन करते थे। इवन गल्फ में अमारात की एयरफोर्स तक हमारे लोगों ने जाके बनाई।
तो ये चीज़ें, ये इंडिकेशन थी। और ये उसके बाद जो हुआ है, अब सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लिए कि इस वक्त हमारे कोई 20 के करीब फाइटर जहाज़ वहाँ पे और साजो सामान के साथ, हथियारों के साथ मौजूद हैं। तो ये एक पहली बड़ी निशानी है। और आप देखिए आगे आगे इंशाल्लाह बाकी कतर है, तुर्की है, आज़रबाईजान है। तो ये सिलसिला चल पड़ा है, इंशाल्लाह ताला इसका म्यूचुअल दोनों को फ़ायदा होगा। अच्छा लेकिन सर, मैं हम ये एक जी गुजारिश करूंगा सर। कि हमें ये सिर्फ ये ना करना चाहिए कि सऊदी अरब में कतर को हम मिलिटरीली सपोर्ट करेंगे तो वहां से पैसे आएंगे। हमें कुछ अपने पैसे बनाने का सोचना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, आपने जैसे दोस्त ममालिक की बात की, तो जब भी दोस्त ममालिक का जिक्र होता है तो उसमें चीन का जिक्र किए बगैर हम नहीं रह सकते। तो अब वज़ीर आज़म अभी जो जा भी रहे हैं दौरा चीन पे, वहाँ पे बताया ये जा रहा है कि बहुत से MOU भी साइन होंगे, और ख़ास तौर पे $12 बिलियन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-19, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो आप इसकी तस्दीक करेंगे क्या कि ये दौरा जो है इसमें वाकई जो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें हैं वो मज़ीद बेहतर होंगी इस दौरे के बाद? बिल्कुल। और ये तो बड़ी इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव खबर है, ये जो आपने डिफेंस सिस्टम HQ-9 की आपने बात की है। ये अमेरिकी थार्ड और इनके जो S-400 500 इनके इनके मुकाबले इस लेवल का है। बल्कि ये मल्टीपल किस्म के टारगेट, ये जो ऑलमोस्ट इसकी आप रेंज देखें कि 3000 किलोमीटर के फासले के ऊपर भी ये टारगेट को पिक कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को हिट कर सकता है। ये जो ग्लाइड व्हीकल्स होती हैं, इवन फजा में जो लोअर लेवल के ऊपर सेटेलाइट्स हैं, ये उसको भी निशाना बना सकते हैं। 200 किलोमीटर तक अपर रेंज है इस सिस्टम के मिसाइल्स की। तो ये आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि आप भारत को संदूर जारी रखना चाहिए या संदूर वंदूर छोड़ के उसको कोई तमीज से हमारा एक अच्छा सर, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस जो है वो कैस्पियन सी के ज़रिए से ईरान को ड्रोन्स के पुर्जे फ्राहम कर रहा है, जदीद आलात दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस रिपोर्ट के बारे में? आपकी क्या राय है? क्या वाकई रूस ईरान की इतनी मदद कर रहा है? हम तो जंग के दौरान में भी बातें कर चुके, और इवन ट्रंप ने कहा था कि उसने तो कहा था कि ये टारगेटिंग इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है इनको रशिया प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। और फिर अगर याद कीजिए वॉर से थोड़ा पहले जो ट्राईलेटरल एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसमें रशिया, ईरान, चीन। तो गेटिंग बैक टू चीन, चीन के साथ तो हमारा कोई दो मुल्क हैं जिनके बारे में तो कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है जितनी हमारी उनके साथ दोस्ती है। तुर्की के साथ भाईचारा है हमारा, और ये चाइना के साथ बड़ी पुरानी हमारी दोस्ती है। तो ये तो फैक्टर उस तरफ को हो गया। बाकी जो अभी आपने बात की है ये बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आगे चलेंगे ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। अच्छा साजिद हबीब साहब, हमने देखा कि जंग के बाद देखिए भी सवालात इस किस्म के आ रहे थे कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है उसमें तवाज़ुन पाकिस्तान किस तरह से कायम करेगा। हमने देखा कि वो तवाज़ुन भी कायम हुआ है इस जंग के मरहले के बाद। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल तैयारे गिराए और JF-17 या J-10C को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से हाल ही में फतह 3 क्रूज़ मिसाइल की रोनुमाई की गई है, इसका मुआजना किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल के साथ। तो क्या समझते हैं इन दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है? क्या स्पेसिफिकेशंस है उस बारे में भी थोड़ा बता दें हमें। देखिए, पहले मैं बात करूंगा जो आपने कहा कि बैलेंस कैसे चाइना और अमेरिका के दरमियान। आपने हमने देख लिया कि हमने डिप्लोमेसी में पिछले 1 साल में इतना कमाल किया है कि हमने न सिर्फ चाइना और अमेरिका के साथ अपना जो है बैलेंस रखा हुआ है, जिसको ना अमेरिका ने चैलेंज किया है ना चाइना उसके ऊपर नाराज हुआ है, जो अभी हमने रखा हुआ है पिछले 1 साल से, और ख़ास तौर पे ये जब से ईरान इजराइल अमेरिका वॉर शुरू हुई है। और दूसरा आप देखिए कि हमने इस सारे प्रोसेस में हमने ये सीज फायर कैसे करवाई है। हमने ईरान के साथ भी और गल्फ़ के ममालिक के साथ भी हमने 99% गल्फ़ के ममालिक के साथ भी हमने एक बैलेंस रखा हुआ है। आई थिंक ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, ग्लोबली और रीजन के ऊपर। बाकी जब आपने वेपन्स की उसकी बात की है, बिल्कुल ये कंपैटिबल है। और बल्कि आप देखिए कि जो चाइनीज़ इक्विपमेंट है इनकी रेंजेस का तो खुद मैं अगर मैं पुरानी याद से 40 साल पहले भी बात करूं, जब मैं खुद इस टीम का हिस्सा था, हम एक जहाज़ लेने गए थे जो उसकी स्पेक्स चीनियों ने बताई थी, उसकी परफॉर्मेंस उससे कम कभी नहीं हुई, उससे कम 25-30% ज़्यादा ही होती थी।
तो बिल्कुल चाइनीज का जैसे ये HQ9 अभी आपने बात की कि सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है, इससे बिल्कुल थर्ड के RS-400 के कंपेटेबल है, इसी तरह ये सिस्टम भी। अच्छा तो साजिद लेकिन इंडिकेशन सिर्फ ये है कि हमारी फोर्सेस और हमारी स्टेट जो है एक पेज पे होके किसी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही मुल्क के दिफा के ऊपर। अच्छा साजिद हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि रूस ने एक बार फिर ये पेशकश की है कि ईरान की जो यूरेनियम है अफजुद्दा वो वहाँ पे मुंतकिल कर दी जाए, तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका इस बात पे राज़ी हो जाएगा? यार अमेरिका को राजी मेरे ख्याल में होना पड़ेगा, इसलिए कि देखिए ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है कि वो अपना यूरेनियम जो है अमेरिका के हवाले कर दे। बिल्कुल। नेवर, ये होगा ही नहीं। उसकी ऑप्शंस है उसको डाइल्यूट करना या उसको किसी थर्ड कंट्री के हवाले करना जिसमें सिर्फ चाइना और रशिया, चाइना शायद ये करेगा नहीं लेकिन रशिया विलिंग है। आप देखिए कि जब भी कोई न्यूक्लियर की बात हुई थी, इवन पिछले साल जून में जब हुई थी, तो प्यूटन का जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने तो ये भी कहा था कि ईरान के पास डिलीवरी मीन्स पूरे हैं, सिर्फ उसको वॉरहेड की ज़रूरत है, न्यूक्लियर वॉरहेड की। तो आई थिंक इसमें जो मुझे उम्मीद है कि ये अगर सेटल होता है थर्ड कंट्री के पास तो वो रशिया ही होगा, क्योंकि उसको ईरान भी ट्रस्ट करता है, उसको चाइना भी ट्रस्ट करता है, और आई थिंक उसको कोई भी यूरोपियन यूनियन को भी कोई इशू नहीं होगा उसके साथ। सर इस पर मजीद भी हम आपसे राय लेते रहेंगे, लेकिन ये बताइएगा जिस तरह से अब ज़ाहिर है मार्का हक की कामयाबी पर मुख्तलिफ तकारीब पूरे पाकिस्तान में मुनाकिद की गई हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी GHQ में खिताब किया, उन्होंने कहा कि ये जंग दो मुल्कों की जंग नहीं बल्कि दो नज़रियात की जंग थी, और हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व सोच को प्रमोट किया जाता है मोदी सरकार की जानिब से, और इस वॉर के बाद हमने देखा कि वहाँ से बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है मोदी साहब को। तो क्या समझते हैं कि इस वॉर में पाकिस्तान की कामयाबी और हिंदुत्व सोच जो थी एक मोदी सरकार की, उस पर किस किस्म की तनकीद उनको मजीद भी आगे जाके पूरी दुनिया में सामना करना पड़ सकता है? अब कुछ साल पहले तक, मोदी के आने से पहले तक तो हिंदुस्तान का एक फख्र ही इसमें वो लेते थे कि हम एक सेकुलर मुल्क हैं। उनके फिल्में भी इसी तरह की बनती थी जिसमें ये तीन भाई हैं, वो बिछड़ जाते हैं, एक मुसलमान के पास पलता है, एक ईसाई के पास, एक हिंदू के पास, और इनकी मुस्लिम सोशल फिल्में आप बेशक मुगल आजम का नाम ले लें, बड़ी पॉपुलर होती थी। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इसको मोदी जैसा लीडर मिला जिसने आके इनके सोशल फैब्रिक को तबाह कर दिया है। और कोई जो जो नाम नहाद मुसलमान भी जिनको हम कह सकते थे, वो भी इस चीज़ से आजिज़ हैं कि सिर्फ हमारा नाम का, हम मुसलमान होने की वजह से हमें वहाँ पे जो है एक उसका 22 का हमें निशाना बनाया जा रहा है। बड़े बड़े इनके, एक दो मैं पुराने एक्टर्स के नाम सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी हमें कोई बम्बई में फ्लैट नहीं दे रहा हिंदुत्व और RSS के डर से, क्योंकि हमारा नाम मुसलमान है। और ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया इन्होंने, उसमें भी बड़ा इमोशनल ड्रामाई टच नजर आया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो फिल्में भी उसी तरह की बना रहे हैं और ड्रामे भी उसी तरह के ये कर रहे हैं, तो आई थिंक ये जो है ये शायद मज़ीद पाकिस्तान इस हिंदुस्तान के अंदर से, और ज़्यादा नहीं तो एक ज़रूर निकलेगा, बाकी 6-7 रियासतें हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो अलहदगी की तरफ जा रही हैं, तो इन चीज़ों को हवा मिलेगी कि क्योंकि कोई भी ख़ास तौर पे ये जिसको हम मजहबी तशद्दुद, एक एक्सट्रीमिज्म कह सकते हैं, वो बिल्कुल किसी भी मुल्क की जो है सोशल फैब्रिक उसको तबाह कर देता है, और ये हो रहा है भारत के। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साजिद तारड़, बानी अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प, तज्जियाकार हैं। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, एक साल मुकम्मल हो गया है, सेलिब्रेट किया जा रहा है इसको पाकिस्तान में भी, और हमने देखा है कि जो बैरून ममालिक पाकिस्तानी हैं वो भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं अमेरिका में इस वक्त, क्या सूरत हाल है, किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तानियों की जानिब से, क्या जज्बात हैं उनके? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। मैं ये देख रहा हूँ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, डायस्पोरा पाकिस्तानी डायस्पोरा ना सिर्फ अमेरिका, यूके, मिडल ईस्ट, जहाँ जहाँ भी बैठा है, मैं देख रहा हूँ कि मार्का हक को वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान देखें कि जंग से निकल के जो न्यू नॉर्म, मेरा मकसद है तकरीबन 80 जहाज लेकर आना चाहता था भारत, आपको गजा बनाना चाह रहा था। और जब भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते थे इलेक्शन के नजदीक,
पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट हमला करके तो फिर उसको वो बीजेपी आरएसएस इलेक्शन जीतते थे। लेकिन आपने जिस उस दिन जो किया आपने, बल्कि बिलखसूस मैं ये कहूँगा एक मोजज़ा, एक मिरेकल पूरी दुनिया ने देखा कि 8 बिलियन सालाना बजट वाले कंट्री ने, मुल्क ने 90 बिलियन डॉलर सालाना बजट वाले कंट्री को जब आपने चने चबवाए, तो मैं समझता हूं कि इस वाक़े को बड़ा लंबा अरसा मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, इस पे मूवीज बनेंगी, किताबें लिखी जाएंगी, और फिर पाकिस्तान का अरूज आप देखें जंग से निकलकर आज जंगें रुकवा रहा है। बिल्कुल। आज दुनिया के हर कैपिटल में, अभी 10 मिनट पहले तक मैं तैयारी जब कर रहा था, अल जजीरा में भी अल जजीरा के ऊपर लिखी बीबीसी आपकी बातें कर रहा है। तो आज दुनिया का हर जरीदा, हर कैपिटल, आज दुनिया की सोल सुपर पावर का सदर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप, वो चाइना के दौरे पे जाने से पहले वो रुकना चाह रहा है। जोई साहब इस पे दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहले इससे मैं ये बता दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरा चीन से पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ चीन जा रहे हैं। ये दौरे जो है, अब इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं और ख़ास तौर पे इसकी अहमियत जो है इस तनाजुर में ज़रा हमें बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरे से पहले इसकी अहमियत क्या है? सबसे पहले तो सब इमरान भाई मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अब से तकरीबन 30 मिनट पहले या 1 घंटा पहले ईरान की तरफ से प्रपोजल का जवाब आ चुका है, और फिर उसके बाद इस वक्त जो वाशिंगटन डीसी में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है चाइना जाने से पहले इस्लामाबाद रुकेंगे या फिर वापसी पे रुकेंगे, ज्यादा चांसेस उनके जाने का स्टॉप ओवर करना, फिर उसके बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का वहां जाना। अब मैं इसकी अहमियत के बारे में बात करना चाहूंगा इमरान भाई। डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरे अपने कैंपेन के दौरान ये कहते रहे कि अगर वो खुद सदर होते तो रशिया चाइना अलायंस ना होने देते, जो कि इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ा चैलेंज है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस दौरे में कोशिश करेंगे रिलेशनशिप बिल्ड करें चाइना के साथ, उनको वापस अपने कैंप में लाने की कोशिश करें, रशिया चाइना अलायंस तोड़ने की कोशिश करें। आज मैं जब जरीदे पढ़ रहा था कि इसमें चीजें क्या क्या डिस्कस होंगी। एक तो टैरिफ नंबर 1 इशू है, फिर उसके बाद 737 मैक्स जो बोइंग तैयारे हैं उनके बारे में बात होगी। ईरान एक बहुत बड़ा इशू, ईरान इशू इसलिए कि चाइना का तेल, वेनेजुएला का तेल चाइना जा रहा था, और इस वक्त 80% तेल जो ईरान का है वो चाइना जा रहा है। तो दर हकीकत इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी फेवरेबल डील बनाकर वहां से लाएं। इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन कोयला, गैस, पेट्रोल, ये भी चाइना जो है वो अमेरिका से खरीदे। तो मेरे ख्याल में इस पे ट्रेड होगा, काफी ताइवान को डिस्कस किया जाएगा। ईरान का लॉन्ग टर्म देखें फ्यूचर, इस ईरान जंग के बाद गल्फ कैसे नजर आता है फ्रॉम द लेंस, उसको डिस्कस किया जाएगा। अभी रिसेंटली 28 बिलियन का असला जो है वो गल्फ कंट्रीज को बेचा गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज भी लेबनान जल रहा है, गजा के अंदर जो साहब बहुत सारे जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है सालसी इस जंग के हवाले से, उसी तरह से अमेरिका और चीन के ताल्लुकात को जो है बेहतर करने में भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में इस हवाले से क्या सोच पाई जाती है? क्या वाकई ही पाकिस्तान के इस किरदार को अमेरिकी सराहते? देखिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मौजूद है इमरान भाई के यहाँ पे कांग्रेसमैन एलन ग्रीन जो है, एल ग्रीन टेक्सास से डेमोक्रेट, उन्होंने रेजोल्यूशन पेश किया है कांग्रेस के अंदर कि पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, शुक्रिया अदा किया जाए पाकिस्तान का। और मेरे ख्याल में ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान ईरान को फेस सेविंग दे रहा है, बल्कि अमेरिका को भी फेस सेविंग दे रहा है। और अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप देखें, आप ही ने शुरू किए थे 1970s में, और आज भी मैं समझता हूं कि ये ब्रिज आप ही बनेंगे इन दो कंट्रीज के दरमियान। और आप उस रीजन, आप इस वक्त नो क्वेश्चन अबाउट इट एक रीजनल पावर बन के उभर चुके हैं। आपका 11 महीने या 1 साल का जो सफर है देखा जाए तो जंग से निकलकर यूनाइटेड नेशन का किरदार अदा करना, नेटो का किरदार अदा करना, जंग रोकना, तीसरी आलमी जंग को रोकना एक बहुत बड़ा एक रोल है। और पाकिस्तान की
जिस तरह से भी आपने चाइना का जिक्र किया और ऑब्जेक्टिव्स बताए कि अमेरिका के ये ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इस दौरे के दौरान, क्या समझते हैं कितने इम्कानात है कि जो मकासद हैं अमेरिका के या सदर ट्रंप के वो हासिल कर लेंगे चाइना के दौरे से? क्योंकि कुछ जरीदे ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये दौरा नाकाम होगा उनका और जो मकासद उनके हैं वो नहीं वो हासिल कर सकेंगे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पर कि ये सक्सेसफुल दौरा होगा या सिर्फ सिम्बॉलिक दौरा होगा जिस तरह से मुख्तलिफ जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं दौरा कामयाब होगा। सारी चीजें तो अल्टीमेटली नहीं अचीव हो पाएंगी, लेकिन मैं यहां पे अर्ज करना चाहूंगा कि चाइना का जो अपना एक पॉलिसी है कि 2047 तक उन्होंने किसी भी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना, ट्रेड को प्रमोट करना है और चाइना की इकोनॉमिक पावर बन के सामने आना है। तो मेरे ख्याल में उस ऑब्जेक्टिव, उस तनाजर से देखा जाए तो वो टैरिफ को डिस्कस करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बात की जाएगी, ताइवान के हवाले से बात की जाएगी। और मैं ये समझता हूं चाइना की ये पॉलिसी काम कर रही है। अब देखें इस जंग में उन्होंने बिल्कुल वो अपने आप को उन्होंने साइड पे रखा। बज़ाहिर अल्टीमेटली ईरान को वो सपोर्ट तो करते रहे, लेकिन वो न्यूट्रल रहने की कोशिश की। जय साहब, ये फरमाइएगा कि आप यूएई की सियासत को पे भी गहरी नज़र रखते हैं। यूएई की जो इस वक्त पोजीशनिंग है और इसराइल के साथ जो उसका बढ़ता हुआ गठजोड़ है, उसको आप किस अंदाज से देखते हैं? क्या गल्फ की सियासत में यूएई का मौजूदा किरदार जो है वो किसी तनाज़े का मौजब बनेगा? इमरान साहब, मैं जिस तरह देख रहा हूं कि डस्ट सेटल होगी इस वक्त यूएई और सऊदी अरेबिया। देखें, इनकी मैंने राइवरी के बारे में हिस्ट्री पढ़ी, खट्टे मीठे रिलेशनशिप, लेकिन मैं समझता हूं कि जब जूं ही डस्ट सेटल होगी, रिलेशनशिप बेहतर होंगे। कतर देखें, कतर के रोल में सऊदी अरेबिया और यूएई का अलायंस था। तो और दूसरा मैं ये समझता हूं कि इस खिते में गल्फ कंट्रीज इस वक्त तो लग रहा है जैसे कि जीसीसी कंट्री, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जीसीसी, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं समझता हूं कि पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, लेकिन जो ही डस्ट सेटल होगी सऊदी अरेबिया और इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूएई फिर दोबारा करीब आएंगे, अपनी रिकवरी पीरियड में जाएंगे। इस जंग ने जितना डैमेज किया है, रिकवरी बहुत जरूरी है और वो अपने बाहमी तावन के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे इब्राहिम अकॉर्ड अल्टीमेटली इजराइल जो है उसमें अपना रोल अदा कर रहा है, ग्रेटर इजराइल। लेकिन यहां पे इजराइल का रोल भी तब्दील होगा। नफ्ताली बेनेट जो कि नए वजीर आजम के कैंडिडेट हैं इजराइल के अंदर, वो एक मॉडरेट हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त इजराइल के अवाम भी जंगों से बेजार हैं, तंग हैं, और अगला जो वजीर आजम आएगा मेरे ख्याल में वो गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप। आपने दुरुस्त बात कही कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी लोग भी जो हैं वो जंग से काफ़ी तंग है और काफ़ी ज़्यादा सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। लेकिन ये बताइएगा, मुज़ाकरात के हवाले से हम पहले जिक्र भी कर रहे थे कि अपना जवाब ईरान ने पाकिस्तान को भेज दिया है। क्या समझते हैं कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकेगी? क्योंकि ये कहा गया है कि इस मरहले पर मुज़ाकरात जंग के खात्मे पर मरकूज़ होंगे। क्या लगता है कितने इम्कानात है कि जंग बंदी की तरफ परमानेंटली जाया जा सकेगा? और ये भी बताया कि सदर ट्रंप ने जो धमकी दी है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू कर देंगे, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या होगा ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस? मैं समझता हूं कि मैं पहले आपको सपोर्टिंग आर्गुमेंट देना चाहूंगा। जेरेड फोर्ड जो कि हमारा अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा कैरियर है, वो वापसी के सफर पे जा चुका है। ईरान ने अपनी कमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज खुल रहे हैं। कतर का पहला जो गैस टैंकर था वो वहां से गुजर कर कासम पोर्ट पर पहुंच चुका है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो जंग बंद हो चुकी है। उसके बारे में हमारे सेक्रेटरी वॉर पीट हेग्सेथ ने भी कहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा है, और मेरे ख्याल में इस वक्त की जरूरत भी ये है, और खासकर जो दौरा चाइना का है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसके लिए जरूरी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ा जाए। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ी जल्दी से क्यूबा जाना चाहते हैं, वहां से ट्रॉफी लेना चाहते हैं ताकि मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए। तो अगर इन सारे डार्ट्स को जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें से परमानेंट जंगबंदी निकल रही है। मेरे ख्याल में ईरान की तरफ से जो वो जवाब वापस आया है पॉजिटिव होगा, और वॉशिंगटन डीसी बड़ा बेताब था उस जवाब को देखने के लिए, क्योंकि दौरा चाइना के हवाले से। तो मैं ये समझता हूं, आई एम वेरी होपफुल कि अगले 1-2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट दिन होंगे, और जो सबसे ज्यादा मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है सारे मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें नाज़रीन मार्का हक के बाद हमें मुआशी कामयाबियां भी मिली हैं, उनका तज़किरा करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के नए मौका पैदा हो रहे हैं। इमरान साहब, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान में चीन सरमायाकारी भी कर रहा है, चीनी कंपनियां भी आ रही हैं, कुछ MOUs पर भी साइन हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि घरेलू बरकी आलात के शोबे में सबसे बड़ी सरमायाकारी $4 करोड़ तक पहुँच गई है। इलेक्ट्रिकल सेक्टर में भी सबसे बड़ा मुआहिदा जो है $6 करोड़ मालियत का तय हुआ है। इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की सरमायाकारी हो रही है। इसके असरात हमारे मुआशी लिहाज से भी ज़ाहिर है इस पर पड़ेंगे। क्या लगता है कि किस तरह से हमें फ़ायदा होगा? देखिए, बात ये है ज़ैनब कि ये जो MOU साइन होते हैं ना, इन पे हम हमेशा खुश तो होते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इन पे हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि MOUs तो कई दफ़ा साइन हुए हैं। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम यहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, इस तरह के मामलात हों कि ये MOU से बात आगे जाए और हकीकी तौर पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो। इस बात में कोई शक नहीं कि ये जो चीनी वफद पाकिस्तान आया है और ये वाकई ही B2B क्योंकि मुआहदे कर रहे हैं, इसलिए इस दफ़ा ये चांसेस हैं कि ये इन्वेस्टमेंट वाकई ही हो जाएगी। क्योंकि हुकूमत के साथ जो चीज़ें होती हैं उनका और मामला होता है, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन के साथ मुआहदा करता है, एक सरमायादार दूसरे सरमायादार के साथ मुआहदा करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें तय करके ये काम करते हैं। लिहाजा ये बड़ा ही खुश आइंदा है कि पाकिस्तान के साथ ये जो मुआहदे हो रहे हैं, इससे लाजमी बात है कि पाकिस्तान की मीशत जो है वो बूस्ट करेगी, उसमें बेहतरी होगी। और फिर सबसे बढ़ के ये कि आपके यहाँ अगर इंडस्ट्री लगेगी तो आपके रोज़गार के मौके होंगे, खुशहाली आएगी। तो ये सारी चीज़ें मिल के किसी भी मुल्क की मीशत को बेहतर करती हैं। अच्छा इमरान साहब, कुछ चीनी कंपनियां हमने देखा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के शोबे में भी खुसूसी दिलचस्पी रखती हैं। इस बारे में बताएं कि चीनी सरमायाकारी क्या कोई बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकेगी इस सेक्टर में भी? चीनी सरमायाकारी इसलिए बड़ा इनकलाब बर्पा करेगी कि आप देखें, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो इनकलाब चीन ले आया। आप ये देखें कि आज टेस्ला जैसी कंपनी जो है वो भी चीन के आगे फीकी पड़ गई है, और BYD या दूसरी जो कंपनीज हैं जो चाइनीज़ कंपनी है, उन्होंने पूरी दुनिया की मार्केट कैप्चर कर ली है। लिहाजा चीन तो ये इनकलाब ले आया। अब चीन जो इनकलाब लाया, अब ये समझे कि वो पाकिस्तान पहुंच गया है, अब वो इनकलाब यहाँ पे होगा। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आने वाले चंद सालों में सूरत हाल बड़ी चेंज हो जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है और फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो आपके सामने हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इनमें खर्चा बहुत कम है, इनकी मेंटेनेंस उस तरह से कम है चीज़। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे आप बहुत जल्द 2-3 साल में पाकिस्तान में देखेंगे कि किस तेज़ी से ये गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी जगह बनाती हैं। ठीक, इमरान साहब ये भी बताइएगा, हमने देखा मार्का हक की कामयाबी के बाद सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहिदा भी हुआ और मज़ीद भी मुआशी मुआहिदे भी हो रहे हैं। और इस तरह से बताइएगा, कुछ जॉब्स के हवाले से भी खबरें आती रही कि नौजवानों को रोज़गार मिलेगा सऊदी अरब जाके। ये भी कहा जा रहा है कि ऑयल रिफाइनरी भी बहुत जल्द लग जाएगी। इस किस्म की खबरें आ रही हैं जो कि बहुत मुस्बत हैं। सऊदी अरब से पाकिस्तान को ऑयल फैसिलिटी की फराहमी में मज़ीद इजाफा हुआ है, इस बारे में बताएं, इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सके? ज़ैनब, बात यह है कि पाकिस्तान को ये जो रवां माली साल है, इसमें मजमूई तौर पर $90 करोड़ जो है उसकी ऑयल फैसिलिटी मिली है। अब ये देखें कि पैसे सऊदी अरब महाना पाकिस्तान को $10 करोड़ की फैसिलिटी ये मुहैया कर रहा है। तो आप देखें पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे इस वक्त ज़र मुबादला की वैसे ही आपको पता है कि हमेशा शॉर्टेज रहती है, उसको ये फैसिलिटी मिलना ये बहुत खुश आइंदा है। और इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं वो सब के सामने आया होते हैं। और इससे मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो आगे मज़ीद बहुत मिल के बहुत कुछ करने जा रहे हैं। जैसे आपने ख़ुद अपने सवाल में जिक्र किया कि यहाँ पे जो ऑयल रिफाइनरी है उसके हवाले से अभी 2 दिन पहले अली परवेज़ मलिक साहब और सऊदी सफ़ीर की जो मीटिंग हुई, उस मुलाकात में भी ये बात जो है एक दफ़ा फिर दोहराई गई कि पाकिस्तान में जो ऑयल रिफाइनरी है उसकी बेटरमेंट के लिए काम किया जाएगा। फिर जो वज़ीर ख़जाना उनके आए थे, वज़ीर ख़ारजा आए थे, उन्होंने भी ये बात की कि ग्वादर में जो पाकिस्तान में सऊदी अरब बहुत बड़ी एक ऑयल रिफाइनरी जो है वो लगाना चाहता है, वो बहुत जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप देखेंगे कि इससे मुल्की मीशत पे बड़ा एक मुस्बत आएगा। और फिर जो ये ख़बरें हैं कि सऊदी अरब ये चाहता है कि ओमान के ज़रिए से
क्योंकि ओमान के साथ तकरीबन 490 मील का सऊदी बॉर्डर है। तो सऊदी अरब अगर ओमान के रास्ते से अपनी जो पाइपलाइन है वो ले आए ग्वादर तक, तो फिर उसके लिए यहाँ पे सारा जो मामला है वो बड़ा आसान हो जाता है। मुआशी काम के लिए कुछ बड़े स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस्तेमालशुदा गाड़ियों की री एक्सपोर्ट स्कीम तैयार कर ली है। इस स्कीम के बारे में बताएं कि क्या होगा इसका। देखिए, ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ जिन हमारे नाज़रीन को ये नहीं पता कि फिलहाल ये होता है कि यूएई इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। यूएई में ख़ास तौर पे शारजा में जापान से इंपोर्टेड गाड़ियाँ आती हैं, यूज्ड गाड़ियाँ, और वो वहाँ पे उनकी रिपेयरिंग करके उनको दोबारा ठीक करके उनके टेक्निकल फॉल्ट दूर करके उनके रंग रोगन को बेहतर करके वो पाकिस्तान में, एशिया के कुछ ममालिक में, अफ्रीका में और दुनिया भर में फिर वो उस तरह से भिजवा देते हैं और पूरी एक मार्केट है। अब पाकिस्तान में ये हुकूमत एक जोन बनाने जा रही है और एक नई पॉलिसी अनाउंस करने जा रही है। अगरचे मुझे इस हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो एक हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल माफिया बैठा हुआ है वो इसमें रुकावट डालने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तानी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ये काम कर जाती है तो इससे ना सिर्फ ये कि तकरीबन 30,000 नौजवानों को जॉब मिलेगी, बल्कि पाकिस्तान में एक एक्सपोर्ट का ऐसा काम शुरू हो जाएगा कि एक ऐसी लाइन पे आप चल पड़ेंगे कि पूरी दुनिया जो है उसमें भी आप ये गाड़ियों की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा इमरान साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही है कि ये अगर ये तमाम तर इक़दाम कर लिए जाएँ तो इससे मुआशी फ़ायदा लिया जा सकता है। नाज़रीन, इसी से प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।